हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर है अपन 4 या 5 पार्टों में आराम आराम से कवर करेंगे ताकि कमजोर से कमजोर बच्चों को वो बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये पहला वाला पार्ट है। इसमें अपन लोगों को अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण और चौथा उदाहरण, इतना अपन को इस वीडियो में पूरा पढ़ना है। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 अर्थात एक्सरसाइज 1.1। क्लियर? चलो, तो जो बच्चे यहाँ पर पहली बार हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, उन लोगों को बता दूं कि हिंदी की लगभग सभी वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं और जो नहीं हो पाई हैं वो कुछ दिन बाद आपको करा दी जाएंगी। हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखिए, बिल्कुल लाइन बाय लाइन एक एक करके लगभग 8 या 9 चैप्टर प्लेलिस्ट में डल चुके हैं। जब तक आप इतना समझिए, पढ़िए और याद कीजिए, तब तक और भी चैप्टर आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे। मैथ आज से ही शुरुआत की है, पहला लेक्चर है, पहला पार्ट है और अब अपनी जो मैथ है वो कंटिन्यू चलेगी। जिस तरीके से हिंदी अपन आधे से ज्यादा कंप्लीट कर चुके हैं, वैसे ही अब मैथ भी अपन लगभग पूरी कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक या दो, उन पॉइंटों को डिस्कस करना है। आपकी बुक में लिखे हुए पॉइंट है, देखें। पहला पॉइंट, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। पेपर में अगर आपसे पूछा जाए कि गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तब आप बताओगे कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। क्लियर हुआ? याद रख पाओगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गणितज्ञों का राजकुमार किसको कहा जाता है? कार्ल फ्रेडरिक गॉस को। ये इनका नाम लिखा हुआ है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। नेक्स्ट पॉइंट, इनके समकालीन गणितज्ञ। इनके समकालीन का मतलब है कार्ल फ्रेडरिक गॉस के समकालीन गणितज्ञ न्यूटन और आर्किमिडीज थे। मतलब कहने का कि जो कार्ल फ्रेडरिक गॉस है, इनका नाम किनके साथ लिया जाता है? तो आर्किमिडीज और न्यूटन के नाम के साथ भी इनका नाम क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। पेपर में अगर आपसे पूछा जाए कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस का नाम किन दो महान गणितज्ञों के नाम के साथ जोड़ा जाता है, तो आप बताना न्यूटन और आर्किमिडीज। इन्होंने गणित के साथ साथ भौतिक विज्ञान में भी बहुत अधिक योगदान दिया है। तो न्यूटन ने और आर्किमिडीज ने गणित के साथ साथ फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान में भी बहुत अधिक योगदान दिया है। आप जानते हैं न्यूटन को भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, इंग्लिश में इसी को फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। न्यूटन ने ही गति के नियम दिए, न्यूटन ने ही गति के समीकरण दिए, न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण की खोज की और भी बहुत सारी घटनाएं न्यूटन ने के जीवन में हुई और जिसकी वजह से उन्होंने क्या किए? बहुत सारे आविष्कार किए हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में बताया है। क्लियर हो गया? ये वही व्यक्ति हैं जिनके पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और सेब गिरा था। ठीक है, याद आ गया कुछ? हाँ, चलो अब स्टार्ट अपन ने कर ही दिया है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लिए हैं, लगभग सभी बच्चों को समझ में आ गए होंगे। अब पढ़ते हैं अपन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, देखते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यहां पर लिखा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्या लिखा है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये इसका क्या है? कथन। याद हो गया? यहां पर प्रमेयिका लिखा है, तो प्रमेयिका से आप परेशान मत होना, ये कथन है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब छोटी क्लासों से आप सीखते चले आ रहे हैं भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, सब सीखते आए कि नहीं आए? हाँ, 9th क्लास में और ज्यादा अच्छे से सीखा है कि भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है। फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। तो भाज्य संख्या वो होती है जो संख्या अपने अलावा किसी दूसरी संख्या से भी क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। विभाजित हो जाए अर्थात डिवाइड हो जाए। ठीक है, डिवाइड हो जाने का मतलब है भाई कट जाए, सीधी बात। जैसे कि यहां पर अपन लिखें 4, क्या लिखा? 4, तो 4 2 से भी कट जाती है। ठीक है, कॉमा लगा है यहां पर। 4
4 से भी कट जाती है और 4 1 से भी कट जाती है। क्लियर हुआ? 4 काय से कट जाती है? 2 से भी कट जाता है 4, 4 आपका 4 से भी कट जाता है और 4 1 से तो कट ही जाता है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि कितनी संख्याओं से कट रहा है? 3। और यही भाज्य संख्या की डेफिनेशन है भाई, परिभाषा है कि कितने कम से कम 3, कितने कम से कम 3। जैसे यहां पर अगर आप देखें तो 6, क्या देखें? 6। तो 6 को हम देखते हैं 1 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है और 6 कितने आ गए? 4। आ गई बात समझ में? अब ये है दोनों की दोनों भाज्य। ऐसे ही जिसके 3 गुणनखंड आए, कितने गुणनखंड आए? 3 या 3 से ज्यादा। 3 से ज्यादा आ रहे हैं तो वो भाज्य है, 3 से कम आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं? 3 से कम। और 3 से कम कितने होंगे? 2। अभी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? भाज्य समझ में आ गया? जैसे चलो 15 एग्जाम्पल लेते हैं। 15, तो 15 भाई 1 से भी कट जाता है, 15 3 से भी कट जाता है, 15 5 से भी कट जाता है और 15 15 से भी कट जाता है। क्लियर हो गया? तो 1 2 3 4, तो 4 दिख रहे हैं ना? तो ये भाज्य संख्याएं हैं। अब आशा करता हूं लगभग सभी बच्चे को भाज्य संख्या समझ में आ गई होगी। अब ऐसे ही देखो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की में बात करें 2, तो 2 1 से कटती है और काय से कटती है? 2 से। इसके अलावा तो नहीं कटती। तो इसमें कितने आते हैं? 2। अब समझना, थोड़ी देर में सब चीजें क्लियर होने वाली हैं। 3 1 से कट जाता है और 3 से कट जाता है। यहां बात करें 5 1 से कट जाता है, 5 से कट जाता है। 7 1 से कट जाता है और आपका 7 से कट जाता है। यहां बात करें 9, तो 9 आपका 1 से कट जाता है, 9 आपका 3 से कट जाता है, 9 9 से कट जाता है। कितने आ गए? 3। अब बताओ ये भाज्य है कि अभाज्य? तो 3 अगर आ गए तो वो है भाज्य, 3 आ गए तो क्या है? भाज्य। और यदि 2 हैं, क्या है? 2। ठीक है? तो ये सब क्या है? अभाज्य। इन सब में क्या है? 2 है ना? तो 2 है तो ये क्या है? अभाज्य। 3 हो गए तो क्या है? भाज्य। क्लियर हो गया? पक्का? चल, तो सीधी बात, अपन इसको साधारण तरीके से ऐसा भी कर सकते कि वे संख्या जो स्वयं से, किससे? स्वयं से और 1 से कट रही हैं, विभाजित हो जाती हैं, तो वो हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जनरली तौर पे बहुत सारे टीचर बता देते हैं कि वे संख्या जो अपने अलावा किसी दूसरे से ना कटे उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ये जनरली तौर पे अधिकांश टीचर बता देते हैं कि वे संख्या जो अपने अलावा किसी दूसरे से ना कटे तो वो क्या होती है? अभाज्य संख्या। आप समझना उनके कथन को गलत कैसे बच्चे ठहरा देते हैं और टीचर निरुत्तर हो जाते हैं, कोई उत्तर नहीं दे पाते। कोई बच्चा ऐसा पूछ देता, सर कोई बात नहीं, एक तो अभाज्य संख्या होगी, एक क्या होगी? अभाज्य संख्या होनी चाहिए आपकी परिभाषा के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं कि वे संख्या जो अपने अलावा किसी दूसरे से ना कटे। तो आप बताइए, एक तो स्वयं अपने आप से कटती है, तब टीचर बोलेगा कि नहीं, एक क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, एक ना तो भाज्य है और एक ना ही अभाज्य है। ये मैं बता रहा हूं, ठीक है? एक ना तो भाज्य है और एक ना अभाज्य है। अब आप लोग गूगल सर्च करके देखोगे या टीचर से पढ़ोगे तो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है भैया 2। क्या होती है? 2। अब 2 जो है तो बच्चा कहेगा सर कि 2 2 से तो कटता है, इसी प्रकार से एक भी तो 1 से कटता है, लेकिन आप एक को क्यों अभाज्य नहीं कह रहे? एक को अभाज्य कहना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो ऐसे में फिर इसकी जब रियल डेफिनेशन या तो टीचर बताता है कि वास्तविकता ये है कि एक और स्वयं, एक के साथ और स्वयं के साथ यदि कट रहा है तो अभाज्य है, इसके अलावा किसी दूसरे से नहीं कटता तो अभाज्य है, और अगर किसी दूसरे से कट जाता है तो वो क्या है? भाज्य। समझ में आ गई? तो मैं यहां पर आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में बता भी दिया है, बताना नहीं चाहिए था लेकिन चलो बता दिया। ये सब चीजें आप छोटी क्लासों में पढ़ के आते हैं। अब यहां देखो, हमारी जो प्रमेय कहती है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और यह गुणनखंडन जो है अभाज्य संख्याओं के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब होता है इसके अलावा कोई दूसरा नहीं आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं आएगा। क्रम अगर हम पलट भी देते हैं तो भी वही रहेगा। समझ में आया? अगली स्लाइड में मैं आपको भी समझाने वाला हूं पूरा इस कथन को। इसके उपयोग क्या है? इसके द्वारा हम संख्याओं के एचसीएफ निकाल देते हैं। किसके द्वारा? आपका अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से हम क्या निकालते हैं?
HCF निकालते हैं, LCM निकालते हैं, और अच्छी बात, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF निकालने के लिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। समझ में आ गई बात या नहीं आई? फिर से सुनिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM व HCF ज्ञात करने के लिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। ये बात आप दिमाग में बैठा लो। चलो आप देखो, इस आपकी जो प्रमेय है इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं, ब्लैंक स्लाइड लेता हूं, यानी खाली स्लाइड लेता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। कथन है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखिए स्लाइड अपनी खाली वाली लेते हैं। देखो सबसे पहले प्रत्येक भाज्य संख्या, कोई भी भाज्य संख्या ले लो। चलो जैसे हमने यहां पर एक भाज्य संख्या ले ली जिसका नाम है 20। क्या? अब 20 के अगर हम गुणनखंड करें तो 20 को काय से कट जाएगा? 2 से कटेगा, तो कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, चल 1 मिनट इधर समझा दो। हाँ, 2 से कटेगा, इसके बाद फिर से 2 से कट जाएगा, इसके बाद 2 2, मतलब 2 से कटा तो 10 आ गया, 2 से कटा तो 5 आ गया, उसके बाद क्या आएगा? 5 आएगा। क्लियर? तो ये 2 क्या है? अभाज्य संख्या। ये 2 क्या है? अभाज्य संख्या। ये 5 क्या है? अभाज्य संख्या। जबकि 20 क्या है? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये हमारी प्रमेय है। कौन सी? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। चलो दूसरा देखो, थोड़ी देर के लिए 40, क्या ले लिया अपन ने? 40। अब 40 लिया तो 40 को जब हमने 2 से काटा तो 20 आ गया, 2 से काटा तो 10 आ गया, 2 से काटा तो 5 आ गया, और 5 से काटा तो 5 ही, मतलब 1 आ गया। इधर 2 क्या है? अभाज्य संख्या। 2 क्या है? अभाज्य संख्या। 2 क्या है? अभाज्य संख्या। 5 क्या है? अभाज्य संख्या। है कि नहीं? 40 क्या है? भाज्य संख्या। तो बस यही नियम है हमारा, यही प्रमेय है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। इतना सेंटेंस याद हो गया? आगे चल के क्या कह रहा है इसी में? वो ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों का क्रम अद्वितीय होता है। क्रम, अगर हम क्रम जो है उसको अगर बदल भी दें तो भी यही आएंगे। तो बदल दो भाई थोड़ी देर के लिए। अब बदल के देखते हैं। यहां देखना, ये क्या लिखा? 40। अब 40 को हमें 2 से नहीं काटना, हमने 5 से काट दिया। 5 से काटा तो कितना आ गया भाई? 8 आ गया। फिर हमने इसको 2 से काटा तो कितना आ गया? 4 आ गया। फिर हमने 2 से काटा तो 2 आ गया। इसके बाद भी हमने 2 से काटा तो कितना आ गया? 1। अब मिलाइए थोड़ा सा, इसके जो गुणनखंड निकल के आए वो हमारे पास क्या आए? 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहां देखो 2 कितनी बार है? 3 बार। और 5 कितनी बार? 1 बार। तो यहां कितनी बार आ रहा है? 5 1 बार और 2 3 बार। बात तो वही आ रही ना? तो यही कह रहा है। तो फिर से सुन लीजिए, अब याद हो गई होगी आपको शायद प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। याद हो गया कि नहीं हो गया? चल कोई और एग्जाम्पल लेना है? 15 ले लो, सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो भाई 15। तो 15 को अगर अपन काय से काटे? 3 से काटे तो 5 आएगा, और 5 से काटे तो ये 15 हमारी भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? 15 भाज्य संख्या है। लेकिन ये जो दोनों है ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, और दोनों गुणनखंड के रूप में लिखी हैं। आई बात समझ में या नहीं आई? तो ये प्रमेय आप लोगों को शायद समझ में आ गई होगी कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार अब आप लोगों को दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करते हैं, केवल पढ़ा देते हैं। एक बार आप पढ़ लीजिए। ठीक है, यह है प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। अब है इसके उपयोग। तो इसका उपयोग भी आपको पहले बताया था, थोड़ी देर पहले। क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? अब चलो, ये पूरी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हो गई। लगभग लगभग सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी।
अब बात करते हैं पहला वाला एग्जाम्पल, उदाहरण नंबर पहला, क्योंकि 4 एग्जाम्पल भी पढ़ना है अपन को। पहला उदाहरण क्या कहता है, संख्याओं 4 की घाते n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान जिसके लिए 4 की घाते n अंक शून्य पर समाप्त होता है। ये है क्वेश्चन। यहां ध्यान से सुनो, पहले नंबर तो तुम्हारे दिमाग में वो बात बैठनी चाहिए कि ऐसी कौन सी संख्या है जो शून्य पर समाप्त होती है। तो शून्य पर समाप्त होने वाली सबसे पहली संख्या यहां पर बता रहा हूं, सबसे पहली संख्या है 10। देखो, शून्य पर समाप्त होने का मतलब है लास्ट में शून्य है। अब इसके अगर हम गुणनखंड करें तो ये 2 आएगा और क्या आएगा, 5 आएगा। 10 के बाद फिर आता है क्या, 20। तो 20 में भाई 2 आएगा, 2 आएगा और 5 आएगा। उसके बाद क्या है, 30। तो 30 में 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। उसके बाद क्या है, 40। तो 40 में 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा और 5 आएगा। 40 के बाद क्या है, 50। तो 50 में 2 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। 50 के बाद क्या है, 60। तो 60 में आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, तो मतलब 2 से काटा 30 आ गया, फिर 2 से काटा तो 15 आ गया, फिर 3 आएगा, फिर उसके बाद 5 आएगा। ये कहानी आगे भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। चलो 60 के बाद क्या आएगा, 70 आएगा। 70 में 2 से काटेंगे तो 35 आ जाएगा, और 35 को 5 से काटा जाएगा, और ये कैसे काटा जाएगा, 7 से काटा जाएगा। आगे कहानी बढ़ती चली जाएगी। अब इतना सब कुछ 6-7 एग्जाम्पल लिए, अब आपको समझना कि पहला वाला 10 है, इसमें क्या क्या है, 2 है, क्या है, 2 है, और क्या है, 5 भी है। 2 और 5 है दोनों में कि नहीं, ठीक है। देखो, इसमें 2 है और 5 है, इसमें भी 2 है और 5 है, इसमें भी 2 है और 5 है, इसमें भी 2 है और 5 है, 2 है, 5 है, 2, 5, 2, 5। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 2 और 5, जिसमें 2 और 5 ना हो, ठीक है। लेकिन यहां पर आए, इसमें यहां तो 2 है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे वाले में देखो, जब 30 की बात आती तो उसमें क्या आ गया, 3 आ गया। फिर यहां पर आगे चल करके क्या आ गया, 7 आ गया। 3 आ गया, 7, कुछ कुछ संख्या में किसी में 3 किसी में 7, लेकिन 2 और 5 हर एक संख्या में होता है। तो अब आप एक बात दिमाग में बैठाओ कि वे संख्या जिनके अंत में 0 होता है, या वे संख्या जो 0 पर समाप्त होती हैं, काय पर समाप्त होती हैं, 0 पर समाप्त होती हैं, उनके गुणनखंड में 2 गुणे 5 अवश्य होता है। अब इसके ऊपर अपन घात लगा दें कुछ भी, एक बार कम से कम 2 आएगा और एक बार 5 आएगा। दोनों एक एक बार तो कम से कम आएंगे, ज्यादा बार हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक बार आएगा। एक बार 2 आएगा और एक बार 5 आएगा। ये बात मैं कम से कम की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिनके अगर हमने गुणनखंड किए और गुणनखंड करने पर एक बार 2 या एक बार 5 एक बार 2 और एक बार 5 आता है, तो वो संख्या पक्का है कि 0 पर समाप्त तो होंगी। और यदि या तो 2 बस आता है या 5 आता है, तो ये संख्या 0 पर समाप्त होने वाली नहीं है। क्लियर हुआ। चलो, तो हमारे पास संख्या क्या है, यहां पर 4 की घाते n। समझो, 4 की घाते n को अभी थोड़ी देर के लिए रिलैक्स दे दो, बोलो आराम करो भाई। हम दूसरी संख्याएं देखते हैं। हमने देखा 6, तो 6 की अगर हमने गुणनखंड किए तो हमारे पास आया 2, 3। इसमें 2 तो आ गया, बट क्या रहे, 5 आया क्या, नहीं आया। आप कोई भी संख्या ले लो, अब 12 ले लो, 12 के लास्ट में 0 है क्या, नहीं। तो 2 दूनी 4, 2 से काटा तो 6 आ गया, 6 से 2 से काटा तो 3 आ गया, ठीक है। अब बताओ, इसमें 2 तो आ रहा है, क्या 5 आ रहा, नहीं आ रहा। आप देखिए अच्छे से, क्या इस संख्या के अंत में 0 है, नहीं है। क्या इस संख्या के अंत में 0 है, नहीं है। ऐसी कोई भी संख्या ले लो जिसके अंत में 0 ना हो, तो उसके गुणनखंड में या तो 2 गायब होगा या फिर 5 गायब होगा। लो 15 ले लो, क्या ले लो, 15। तो 15 में 3 और 5 आएगा, इसमें 5 आ गया तो 2 नहीं है। कोई एक नंबर, 2 या 5 में से कोई एक नंबर मिसिंग है, और अगर कोई एक नंबर मिसिंग है तो वो 0 पे नहीं होगी लास्ट। और यदि 5 और 2 दोनों हैं, तो इसका मतलब है पक्का है काय पे होगी लास्ट, 0 पे, अर्थात 0 पर समाप्त होगी। बात शायद समझ में आ गई। अब क्वेश्चन पे देखते हैं, हमारे पास संख्या क्या है। एक मिनट, इसको कलर चेंज कर दें। देखो, यहां पर अपन अब करते हैं इसका हल, ठीक। तो हमारे पास संख्या
संख्या है हमारे पास 4 की घाते n। अब 4 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो क्या आएगा, 2 गुणे 2, तो यहां पर क्या हो गया n। ठीक है, अब क्या यहां पर 5 है क्या, नहीं है। और इसको दिमाग में बैठाओ तो ऐसा भी लिख सकते भाई, 2 की पावर n इंटू, यानी 2 की घाते n, 2 की घाते n। और ज्यादा दिमाग लगाना, आधार समान होने पर गुणा की स्थिति में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 की घाते n और n जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2n। ये सब कुछ भी लिखते चले जाओ, आपको जो भी लिखना है। हालांकि आंसर आपका यहीं पे आ जाता है, यहां पर, क्योंकि आपको 2 दिख रहा है और 5 नहीं दिख रहा। अंत में आपको लिखना है यहां पर, यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसमें इस संख्या के गुणनखंड में में 5 नहीं है। समझ गए, यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी क्योंकि इस संख्या के गुणनखंड में 5 नहीं है। कोई दिक्कत, पहला एग्जाम्पल अपना कंप्लीट है, लगभग सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरे, ये आप लोगों को कुछ लिखना नहीं है, ये जो बगल में मैंने इतना सारा समझाया है, ये आपको बेटा केवल समझाने के लिए था इतना, ये और ये साइड का, ठीक है, ये आप लोगों को केवल समझाने के लिए था। है आपका सवाल का आंसर ये है, संख्या अपने पास 4 की घाते n, 2 गुणे 2, 2 की घाते n, 2 की घाते n, 2 की घाते 2n, इतना लिखो। अगर नहीं लिखना चाहते तो आप इतना बस लिख दो यहाँ, सॉरी इसको मिटा दो पहले, इतना बस लिख सकते हो आप। चल आगे देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल आ गया। ठीक है, पहला एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। दूसरे नंबर का एग्जाम्पल है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। क्या क्या निकालना है हमें, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो देखो डायरेक्टली हल करते हैं। यहां पर एलसीएम और एचसीएफ निकालना आप सब लोग सीखे हो, बताओ सीखे हो कि नहीं। तो 6 के सबसे पहले अपन गुणनखंड करते हैं, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 3, और 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1। 6 के बाद क्या है 20, तो 20 के अपन गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 10, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 5, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 1। आ गए। अब देखो कैसे लगाते हैं सवाल, लिखते कैसे हैं। ये लिखा अपन ने 6 बराबर, तो 6 के बराबर में क्या क्या आया, 2 गुणे 3, ठीक है। उसके बाद 20, तो 20 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। अब इसमें हमें HCF भी निकालना है, ये लिखा ना, क्या निकालना है, HCF भी निकालना है और एलसीएम निकालना है। HCF निकालने के लिए देखो, HCF वो होता है जो कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वो हमारा क्या होता है HCF। तो दो देखो, दोनों में जो जो संख्या कॉमन है वही HCF है। इस वाले में हमको 2 दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दूसरे वाले में भी 6 वाले में हमको ये 2 दिख रहा है, 20 वाले में भी हमको 2 दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, और दोनों में दिख रहा है, तो ये कॉमन है। कॉमन है तो इसका मतलब ये हो गया। और कोई कॉमन, 3 इसमें दिख रहा है बट 3 इसमें नहीं दिख रहा, 2 इसमें दिख रहा है लेकिन अब दूसरा 2 इसमें नहीं दिख रहा, 5 इसमें दिख रहा है लेकिन नहीं दिख रहा। तो हमको कॉमन क्या दिख रहा है, केवल और केवल 2। तो जो 2 हमें कॉमन मिल रहा है और यही हमारा क्या है HCF। ये बात आ गई समझ में कि नहीं आई। HCF तो आसान था। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम कैसे, देखो
एलसीएम जब निकालना पड़ता है, एलसीएम, तो आपको यही संख्या है, जो जैसे 2 आ रहा, तो जितनी बार आ रहा है, सबसे बड़ी संख्या जितनी बार 2 आ रहा है, ज्यादा वाला लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो 2, 6 और 20 में ज्यादा बार 2 किस में आ रहा है, 20 में। कितनी बार आया, 2 बार, तो आप इसको 2 बार लिखो, समझना अच्छे से, कितनी बार लिखो, 2 बार। फिर उसके बाद 2 के बाद क्या बचा, 3, तो 3 लिखो आप, क्या लिखो, 3। 3 के बाद फिर क्या बचा, 5। कुछ बचना नहीं चाहिए, ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए, कुछ बचना नहीं चाहिए। क्लियर। तो ये 2 दूनी 4, 4 थी 12, 12 पंचे कितना हो गया, 60। आ गई बात समझ में। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना हो गया, 60, और ये आंसर हो गया। अब आगे थोड़ा सा और एक अपने मन से क्वेश्चन ले लो। क्या करो, एक मैं अपने मन से क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, यहां पर समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर अभी अपन ने लिखा थोड़ी देर के लिए 16, और यहां पर अभी लिखा मैंने 20। इनका क्वेश्चन आपका वो हो गया। ये दूसरा बता रहा हूं, 16 के अपन जैसे ही गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। और 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ऐसे ही 20 के करेंगे अपन, तो 20 को जब 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। और 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ये 16 और 20 के हो गए। अब मैं यहां पर लिखता हूं 16 बराबर, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार लिख दिया। फिर यहां पर मैंने लिखा 20, तो 20 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5। अब हमको निकालना क्या है, एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ वो होता है जो छोटी घातें होती है, जो कॉमन होता है। इसमें आप देखोगे जहां तक, तो 2 इसमें दिख रहा है, तो 2 इसमें भी आपको दिख रहा है, तो आप 2 यहां पर लिख दो। फिर आपको 2 इसमें दिख रहा है और आपको इसमें भी दिख रहा है, तो आप लिख दो 2 यहां पर। फिर आपको 2 इसमें दिख रहा है लेकिन इसमें नहीं दिख रहा, 5 इसमें दिख रहा है लेकिन इसमें नहीं दिख रहा। अब नहीं लिखा जाएगा कुछ, तो कितना हो जाएगा हमारा, इन दोनों का हम गुणा कर देते हैं। तो जो गुणा करने पर आएगा, 2 दूनी 4, वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। एक क्वेश्चन मैंने अपने मन से दिया ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब हमें निकालना क्या है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। सबसे पहले आप देखो इन दोनों में 2 इसमें ज्यादा है, किसमें ज्यादा है, तो 16 वाले में है 4 बार और 20 वाले में है 2 बार, तो हम 4 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, 4 बार। ठीक है, ये लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ 2 तो है नहीं कहीं, 2 के बाद और कौन संख्या है भाज्य गुणनखंड, 5। तो यहाँ पर 5 कितनी बार है, 1 बार, तो 5 लिख दिया। अब इनका भाई गुणा कर दो, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 पंचे 80। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 80। तो अब आप समझ गए एचसीएफ में क्या लेना पड़ता है। एचसीएफ में लेना पड़ता है अपन लोगों को छोटी, जो दोनों में कॉमन है, या छोटी घातें लेनी पड़ती हैं अभाज्य गुणनखंडों की, और एलसीएम में क्या लेनी पड़ती हैं, अभाज्य गुणनखंडों की बड़ी घातें। क्लियर। अच्छा, पढ़ने वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान दें। विकल्प में पूछा जा सकता है कि अभाज्य संख्या, किसी भाज्य संख्याओं या किन्हीं 2 भाज्य संख्याओं के को अभाज्य संख्याओं के छोटे या निम्नतम घातों के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, तो निम्नतम बोला जाए तो एचसीएफ कहलाता है, और उच्चतम बोला जाए तो क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। निम्नतम एचसीएफ, उच्चतम एलसीएम। क्लियर। अब ये दूसरा एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। अब 2 एग्जाम्पल और बचे अपने, तीसरा और चौथा, तो पढ़ते हैं तीसरा एग्जाम्पल। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभी अभी अपन ने ऐसा ही किया है, ठीक है, 2 बार सवाल किए हैं, तो ये जल्दी बन जाएगा आप लोगों से। चल, सबसे पहले यहां पर अपन ने क्या लिखा, हल। फिर क्या है, 96। 96 के हमने गुणनखंड करना है, तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 48। ठीक है, और 2 से ही काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। अब 2 से ही काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। 2 से ही काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। और अब अपन 2 से ही काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। और 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ये किसका हो गया, 96 का। अब हमको क्या निकालना है, 404 का।
तो 404 को जैसे ही हम 200 काटेंगे तो हो जाएगा 202। फिर हम इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा भाई 101, और 101 तो डायरेक्टली अब सीधे 101 से ही कटता है, तो ये हो गया। इतनी बात आई समझ में? हाँ। अब आगे देखें, अपन को निकालना क्या है, HCF और LCM। सबसे पहले अपन ने यहाँ पर लिखा 96, और 96 के जो गुणनखंड आए वो यहाँ लिखेंगे, और फिर लिखेंगे अपन यहाँ पर 404। तो 404 के जो गुणनखंड आए वो अपन यहाँ लिखेंगे। तो 404 के आए 2 गुणे 2 गुणे 101। 96 के 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 बार। कितनी बार, 5। तो 2 2 2 2 2 हो गया 5 बार, और फिर क्या आया, 3। क्लियर? अब हमको निकालना क्या है, HCF। HCF वो होता है कॉमन वाला। तो 2 इसमें कॉमन मिल रहा है, जैसे 1 मिनट कलर चेंज कर लें, ये 2 इसमें है, 2 इसमें है, बिल्कुल लिख दो। आपका 2 इसमें है और 2 इसमें है, आप बिल्कुल लिख दो। इसके बाद 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 101 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो जो दोनों में कॉमन होता है भाई हमारा HCF होता है। तो 2 और 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 और 2 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 4। इन दोनों का HCF क्या है, 4। और एक बात और सुन लो, ये ऑब्जेक्ट में कई बार पेपर में आया है सीधे क्वेश्चन, 96 और 404 का HCF कितना होता है, तो रट लो भाई, 96 और 404 का HCF कितना होता है, 4। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप इतना टाइम ना बर्बाद करना, ठीक है। 2 नंबर का आता है तब अलग बात है, तो ये तो याद हो जाएगा। 96 और 404 का HCF कितना होता है, 4। क्लियर हुआ? अब निकालना है अपन को LCM। क्या निकालना है, LCM। LCM के लिए अपन को 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, इसमें 5 बार, इसमें 2 बार, तो कितनी बार लिखेंगे, 5 बार। हाँ वेरी गुड, अब आ रहा समझ में। 2 3 4 5 बार लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे अपन, 3 लिखेंगे। 3 के बाद फिर क्या लिखेंगे, 101 लिखेंगे, और अब इन सब का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखो 101 का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 303। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 303। 303 का 2 में गुणा करेंगे तो 606 हो जाएगा। चलो रुक जाओ, ज्यादा हो रहा है। तो 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। कितना आ गया भाई, 32 गुणे ये कितना है 3, और ये कितना है 101। अब ये 32 अपना ज्यों का त्यों रहेगा, ये हो जाएगा 303। 3 एकम 3, 0 का 0, 3 एकम 3। अब 32 और 303 का गुणा कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो ज्यादा दिक्कत है, मैं यहां पर गुणा किए दे रहा हूं, 303 और गुणे 32। तो 2 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 0 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 0 3 तिरका 9, तो ये 6 9 6 9, 9 6 9 6 आ गया। कितना आ गया, 96 96। तो ये इसका आंसर हो गया 96 96। कोई डाउट बताइए? 303 और 32 का गुणा करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा भैया, 96 96, और यही इसका क्या हो गया, आंसर। तो अब आप लोगों को LCM और HCF अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा समझ में आने लगे होंगे। आ गए कि नहीं आ गए? तो एग्जाम्पल नंबर 3 था, अब अपन पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, 672 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना। ये लास्ट क्वेश्चन है, अर्थात उदाहरण नंबर 4। पहले भी बता दिया था क्या क्या अपन को इसमें पढ़ना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से अब HCF और LCM आप लोग अच्छे तरीके से सीख गए। ठीक है, चलो सबसे पहले यहां पर लिखते हैं अपन हल। क्या लिखा है, 6। 6 के गुणनखंड करते हैं तो 2 से काटा, कितना आ गया भाई, 3, और 3 से काटा तो कितना आ गया, 1। फिर यहां पर क्या लिखा है, 72। तो 72 भी 2 से काटा अपन ने तो कितना आ गया, 36। 2 से काटा 18, 2 से काटा तो 9, और 3 से काटा तो 3। ठीक है, और 3 से काटा तो 1। 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, दूनी 72। ऐसे ही 120 का, 120 में अपन ने 2 से काटा तो कितना आ गया, 60। 2 से काटा तो कितना आ गया, 30, और 2 से काटा तो कितना आ गया, 15। अब 3 से काटा तो आ गया 5, और 5 से काटा तो कितना आ गया, 1।
अब यहां पर लिखते हैं अपन, तो ये लिखा 6 बराबर, 6 का क्या आ गया भाई 2 गुणे 3, 6 के बाद अपन ने लिखा 72, तो 72 में लिखेंगे अपन 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 3, ठीक है। फिर 72 के बाद कितना आ गया 120, 120 में हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 और गुणे 5, लिख दिया। निकालना क्या है सबसे पहले HCF, ये लिखा अपन ने HCF, ठीक है। HCF में देखो जो अभी तक 2-2 वाले थे अब 3-3 वाले हैं, कितने वाले हैं 3-3 वाले, तो जो तीनों में कॉमन मिले वही हमें लिखना है। तो यहां पर क्या है 2, इसमें भी क्या है 2 और इसमें भी क्या है 2, तीनों में है तो हमने लिख दिया, फिर गुणा लगाया। इसमें क्या है 3, इसमें भी क्या है 3 और इसमें भी क्या है 3, तो यहां पर क्या लिख दिया 3। अब वहां कुछ बचा ही नहीं, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, यही आएगा हमारा क्या HCF। अब देखो LCM, क्या LCM, तो LCM जो है इसमें 2 देखो, तो 2 6 में भी है 72 में भी है और 120 में भी है, काय काय में भी है 2, 6 में भी है 72 में भी है और 120 में भी है, 6 72 120 तीनों में 2 है। तो अब आपको ये चेक करना है कि सबसे ज्यादा बार 2 किस में है, तो 6 में तो 1 बार है, 72 बार 1 2 3 बार है और 120 में भी 3 बार है। तो अब यहां एलसीएम में अधिकतम 2 कितनी बार आएगा 3 बार, जो कि हमने लिख दिया। उसके बाद देखा 3, तो 3 6 में भी है, 3 आपका 72 में भी है, 3 आपका 120 में भी है, लेकिन लिखना हमें ये है, चेक करना तीनों में से 3 ज्यादा बार किस में है, तो ज्यादा बार 72 वाले में है कितनी बार 2 बार, तो 3 को हम यहां पर क्या लिखेंगे 2 बार, क्लियर हो गया। अब क्या बचा 2 हो गया 3 हो गया, 3 के बाद यहां पर क्या है 5, तो 5 अकेला है 1 बार, तो यहां पर कितना लिख दिया 5, ये बात समझ में आने लगी, ठीक है। अब गुणा करना है बस, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया, 8 × 3 = 24, यहां तक कितना आ गया 8 × 3 = 24, और यहां पर 3 और 5 का गुणा हुआ तो कितना हो गया 15, थोड़ा यहां देखो 8 × 3 = 24 और 5 × 3 = 15। अब 15 और 24 का गुणा करते हैं तो 15 चौको 60, हासिल आ जाएगी 6, 15 दूनी 30 और 6 36, तो कितना आ गया 360, ये आपका क्या हो गया एलसीएम हो गया। तो 6 72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप लोगों ने एलसीएम सीख लिया, पूरे चारों के 4 एग्जाम्पल सीख लिए, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय सीख ली, और आज की क्लास अब आपकी होती है कंप्लीट। नेक्स्ट वाली क्लास में अर्थात भाग नंबर 2 में आपको पढ़ाए जाएंगे प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन, ठीक है। पूरी प्रश्नावली तो नहीं हो पाएगी एक पार्ट में, लेकिन शायद कोशिश करेंगे कि 2 पार्टों में आपकी 1.1 प्रश्नावली अर्थात 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। कोई डाउट? हिंदी की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, आपसे फिर बता रहा हूं, आप लोग लाइन से क्या कर लीजिए, उनको देख लीजिए, रफ कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, जितनी ज्यादा बार देखेंगे उतना जल्दी आपको याद हो जाएगा। मैथ मैंने बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाई है, कितना भी कमजोर बच्चा हो उसको लगभग लगभग समझ में आया होगा, और यदि इतने 0 लेवल से भी कम लेवल के बच्चे अपनी क्लास में हैं तो वो कमेंट करके बता देंगे सर मुझे अभी और कमजोर हूं मैं मैथ में, तो इससे और थोड़ा सा लो लेवल का चलिए, तो मैं थोड़ा सा और लो लेवल का चलूंगा। वैसे इससे ज्यादा कम लो लेवल होता नहीं है, मतलब इससे ज्यादा आप सरल नहीं पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। 2-4 बार देखोगे आपको समझ में आने लगेगा, जिसको एक बार में समझ में नहीं आता क्वेश्चन 2-3 बार देखें तो आपको समझ में आने लगेगा। जैसे ये वाली वीडियो अपन ने देख ली, जिन बच्चों ने आज पहला पार्ट देखा है उन बच्चों को एक्सरसाइज 1.1 में इतना ज्यादा मजा आएगा कि हमारे बताने से पहले ही बच्चे एक्सरसाइज लगा लेंगे, क्योंकि ये सब टॉपिक जो थे उसमें वो हो गए 1 या 2 क्वेश्चन को छोड़ करके। चलिए पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना, नेक्स्ट वाली वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। जय राम जी की।